पेज नंबर 57। बाढ़ में राहत अनुक्रम है ये। बाढ़ में राहत। उस साल बरसात ने कहर ढा दिया। समूचा जनार्दनपुर क्षेत्र भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया। खुदीराम को जब यह समाचार मिला तो उससे रहा नहीं गया। वह उत्साही युवकों का अपना जत्था लेकर वहां पहुंचा जहां जनार्दनपुर व उसके आसपास के इलाकों के लोगों की सेवा की। खुदीराम ने देखा कि अनेक बच्चे बूढ़े बाढ़ के पानी से घिरे थे। फिर सोचा कि यदि उन्हें वहां से हटाया नहीं गया तो वे निश्चित ही सब सब मौत के निवाले बन जाएंगे। खुदीराम ने पानी की जरा भी परवाह नहीं की क्योंकि उसे तैराकी आती थी। वह पानी में कूद पड़ा। खुदीराम को पानी में कूदते देख दूसरे साथी भी तुरंत पानी में कूद पड़े। फिर सबने मिलकर बच्चे बूढ़ों की कंधों पर लाद कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। भीषण बाढ़ में लोगों का सारा सामान बह गया था। लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे अनेक लोग थे जिनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। तब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया तो खुदीराम अपने जत्थे के साथ मिदानपुर वापस आ गया और दोस्तों को एक साथ इकट्ठा कर मीटिंग की। मीटिंग में ये तय कार्यक्रमानुसार उन सब ने घूम घुमाकर घरों व्यापारियों से चंदा कपड़े तथा अनाज एकत्र किया। अगले दिन वह उसके मित्रों साइकिलों पर सहायतार्थ सामग्री लादकर बाढ़ पीड़ितों में बांट आए। यह कार्यक्रम लगभग तब 1 माह तक चला। खुदीराम की इन गतिविधियों के रूप इनसे बहन अपरूपा, बहनोई या भांजा ललित परेशान रहते थे। अपरूपा तो पहले यही समझ चुके थे कि उसका भाई हाथ से निकल चुका है। फिर जब उसे समाचार मिलते कि खुदीराम गुप्त संस्था के लिए कार्य कर रहा है तो वह अधिक चिंतित रहने लगी। उसके पति खुदीराम ने छुटकारा पाने का मार्ग खोजने लगे। उन्हें लगता था कि यह लड़का उन्हें कभी भी किसी संकट में डाल सकता है। उन्हें बाबू सत्येंद्र नाथ की गतिविधियों की भी कुछ जानकारी थी। वह नहीं चाहते थे कि खुदीराम उनके साथ उठे बैठे। फिर वे स्वयं स्पष्टतः कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अनुकर्म गुप्त समिति की सहायता। कुछ जिन दिनों खुदीराम क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न होकर समाज सेवा में व्यस्त था, उन्हीं दिनों ब्रिटिश हुकूमत के बंग विभाजन के षड्यंत्र को मूर्त रूप दिया। यह सरकार की सोची समझी कूटनीति चाल थी। इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होने वाले थे। इस बात का अनुमान भारतीय नेताओं ने भी लगा लिया था। बंग विभाजन जातीय आधार पर किया गया था जो ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार ने हिंदू मुसलमानों में फूट डालनी शुरू कर दी थी। इस तरह सांप्रदायिकता फैलाकर भारतीय जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे। जिन दिनों बंग विभाजन की घोषणा की गई थी उन दिनों खुदीराम बांकुरा के किसान अतुल घोष के यहाँ रहकर जीवन की वास्तविकता का अनुभव प्राप्त कर रहा था। फिर खुदीराम के जीवन में ही परिवर्तन आ गए। उसे गुप्त समिति का सदस्य बनाया गया क्योंकि बाबू सत्येंद्रनाथ का वह प्रिय था। बंग विभाजन का प्राय सभी राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया था और विरोधी भाषण भी दिए थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। खुदीराम व उनके जत्थे ने सत्येंद्रनाथ की अनुमति से मिदनापुर व उसके इर्द गिर्द अनेक कार्यक्रम आयोजित किए थे। सबसे पहले घरों में पर्चे बांटकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए लोगों को समझाया। अनेक सभाएं की गई जिनमें खुदीराम ने ओजस्वी भाषण दिए। ये लोग जहाँ की सभा करते उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुट जाती। लोगों की भीड़ देखकर खुदीराम का मनोबल बढ़ जाता जब वह सोचता कि अब वह दिन दूर नहीं जब देशवासी स्वतंत्र देश में सांस ले सकेंगे। एक दिन गुप्त समिति के सदस्यों को सूचना मिली कि रात्रि में उन्हें एक मकान में इकट्ठा होना। वह मकान बाबू सत्येंद्र नाथ के एक सहयोगी का था और खाली था। उसकी देख रेख के लिए उसमें एक खोचे वाला रहता था। वह भी सत्येंद्र नाथ के गांव का ही था। खोचे वाले को भी सूचित कर दिया गया कि उस दिन उस कुछ मेहमान आने वाले हैं। वह मकान बस्ती के किनारे ही था। सभी क्रांतिकारियों को रात के 9 बजे बुलाया गया था और निर्देश किया गया था कि वे अकेले और पैदल चलें ताकि पुलिस को शक न हो। अनुक्रम 57 की संभावना। सन 57 रात को ठीक 9 बजे सभी क्रांतिकारी उस समय मकान में एकत्र हो गए। सबसे आखिर में बाबू सत्येंद्र नाथ पहुंचे। सभा शुरू हो गई तो बाबू सत्येंद्र नाथ ने भाषण देते हुए कहा, मैंने आप सबको यह सूचित करने के लिए आमंत्रित किया कि बंग विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में हमारी समिति ने सरकार का खुला विरोध किया है। फलस्वरूप पुलिस सतर्क हो गई है, अतः हमें सतर्कता बरतनी आवश्यक है। लेकिन दादा, हम लोगों ने तो समिति के नाम का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर समिति के बारे में पुलिस को भनक कैसे लगी? खुदीराम ने कहा। बाकी की तरह क्रांतिकारी सत्येंद्रनाथ की ओर ताकने लगे। कुछ देर चुप रहने के बाद बाबू सत्येंद्रनाथ बोले, तुम लोगों में से एक गलती हुई है।
वास्तव में वह गलती तुमसे भी नहीं मुझसे ही हुई है। वह क्या है? सबने एक साथ पूछा। तुम लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो प्रचार किया था, जो सभाएं की, उनमें तुम लोगों ने एक साथ शिरकत की थी। सब एक साथ घूमे, एक साथ सभाओं में बोले। इससे पुलिस के जासूसों के कान खड़े हो गए कि तुम लोगों के पीछे अवश्य ही गुप्त संगठन का हाथ है और वही पर्दे के पीछे रहकर सब करवा रहा है। बाबू सत्येंद्रनाथ बोले। सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबू सत्येंद्रनाथ पुनः बोले, इतना ही नहीं, तुम सब ने एक ऐसा आयोजन किया जिसमें मुस्लिम बहनों को राखी बांधने के लिए प्रेरित किया गया। यह ठीक है कि उस कार्यक्रम में तुम लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग भी थे, लेकिन तुम लोगों के साथ मुस्लिम बहनों से राखी बंधवाते पुलिस ने देखा। लेकिन दादा, उससे लाभ भी तो हुआ है। हम लोगों से प्रेरित होकर सभी मोहल्ले की राखी उत्सव मनाया गया, जिसमें मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों के हाथों में राखियां बांधकर सांप्रदायिक सद्भाव व आपसी भाईचारे की मिसालें पेश की। ऐसा प्रयोग देश में संभवतः पहली बार हुआ है। सुनने में आया है कि यहाँ से रपट दूसरे शहरों में पहुंचने पर वहां भी ऐसे आयोजन हुए। खुदीराम ने कहा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ खुदीराम। जो उदाहरण तुमने पेश किया है उसका सुखद प्रतिफल यह रहा कि केवल समूचे बंगाल में ही नहीं वरन अन्य प्रांतों में भी सांप्रदायिक सद्भावना की लहर दौड़ गई। सरकार को व्यग्रता है कि कुछ अधिकारी तो इतना इतना तक कहते सुने गए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सन 1857 की घटना की पुनरावृत्ति होने लगे। उन्हें यह भय है कि इस बार शुरुआत बंगाल से हो सकती है। सत्येंद्रनाथ ने कहा। आप क्या महसूस करते हैं दादा? खुदीराम व अन्य साथियों ने बाबू सत्येंद्रनाथ से प्रश्न किया। इस पर सत्येंद्रनाथ ने कहा, साथियों, वास्तविकता यह है कि अंग्रेज कहलाते हैं कंपनी बहादुर, लेकिन ये होते हैं डरपोक। मरने से इन्हें डर लगता है। यही कारण है कि कूटनीति के बल पर हमें फूट डालकर हमारे लोगों को हमारे से विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। सन 1857 में भी इन्होंने ऐसा ही किया था और आज भी ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने इनकी चालें पहचान ली हैं। और यह सुखद है कि बंग विभाजन की घटना से विभिन्न संप्रदायों के लोग परस्पर नजदीक आए हैं, लेकिन जिस तरह का खतरा कुछ अंग्रेज महसूस कर रहे हैं वह दूर है। ऐसा क्यों दादा? सत्येंद्रनाथ ने कहा। क्योंकि हमारे देश में जितने भी क्रांतिकारी संगठन सक्रिय हैं उनके पास साधनों का अभाव है। हमें विश्वसनीय युवकों की ओर अधिक आवश्यकता है। सन 1857 की क्रांति में अनेक सामंतों, राजाओं, उनके सैनिकों व जनता के साथ बिगुल बजा दिया था। उस समय धन का अभाव नहीं था, लेकिन जैसी क्रांति के लिए हमें अभी काफी तैयारी की आवश्यकता होगी। तब फिर हम वह तैयारी करेंगे। खुदीराम ने कहा। हाँ हाँ, जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि तुम सब अलग अलग इलाकों में जाओ, गोपनीय ढंग से जनता, खासकर युवाओं में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन चेतना जागृत करो। क्रांति कैसी भी हो, आम जनता के सहयोग के बिना कभी सफल नहीं हो सकती। जन क्रांति से ही क्रांति कैसी भी हो, आम जनता के सहयोग के बिना कभी सफल नहीं हो सकती। जन क्रांति से ही ब्रिटिश शासन का सफाया हो सकता है। सत्येंद्रनाथ ने कहा। हम सब हम सब अब हम सब आपसे दिशा निर्देश की कामना करते हैं। आप हमें आज्ञा दें कि हमें क्या कहाँ कहाँ जाना चाहिए। हम सब ने स्वमेत समवेत स्वर में कहा। सुनकर सत्येंद्रनाथ प्रसन्न हो गए। वे कुछ देर तक विचार करते रहे, फिर एक एक को उसके लिए पूर्व निर्धारित स्थानों की जानकारी देते हुए खुदीराम अपने विषय में जानकर आशंकित थे कि कहीं ऐसा न हो कि दादा मुझ पर से विश्वास उठ गया हो तो हम मुझसे कोई खास काम सौंपना चाहते हो। तभी सत्येंद्रनाथ ने, खुदीराम, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, यानी कोटाई, तामलक व इधर से ही बंगाल के निकटवर्ती उड़ीसा के इलाकों में। मैं शहर तैयार हूँ दादा, खुदीराम ने प्रसन्न होकर कहा। बाद में सत्येंद्रनाथ ने सबको संबोधित करके कहा, आगामी एक सप्ताह के भीतर एक एक करके तुम सभी स्थानों प्रस्थान करना है, लेकिन यह बात सोच लो कि आज के बाद किसी सभा जुलूस में शामिल नहीं होना, अर्थात भुगत ही रहना है। ठीक है, ऐसा ही होगा, सबने एक स्वर में कहा। सभा समाप्त करने के पूर्व सत्येंद्रनाथ ने एक और बात समझाते हुए कहा कि एक दिन में दो क्रांतिकारी उनसे मिले व जिन क्षेत्रों में उन्हें जाना है वहां के बारे में जानकारी व दिशा निर्देश प्राप्त करें। खुदीराम बोस को की बारी इस बारे में सबसे अंत में आई, क्योंकि उसे सप्ताह के अंत में मिदनापुर से निर्धारित स्थानों की ओर जाना था। खुदीराम की को प्रसन्नता थी कि एक बार पुनः तामलक के पुराने साथियों से मिलने का मौका मिलेगा। सभा रात 1 बजे समाप्त होगी। दो दो करके क्रांतिकारी उस स्थान से निकलते रहे, लेकिन निकलने से पूर्व वे आहट ले लेते कि बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं है। पुलिस वालों को भनक भी नहीं लग सकती कि अंधेरे वाले उस मकान में उनके विरोध कोई सभा हो सकती है। जूते न पहनने की प्रतिज्ञा, अनुकर्म। खुदीराम को बंगाल के कोटाई, तामलक के अतिरिक्त उड़ीसा के बरसुआ
बारकोट, देवगढ़ आदि क्षेत्रों में सीमित समिति के उद्देश्य के प्रचार व क्रांतिकारी गतिविधियों का कार्यभार सौंपा गया। विशेष निर्देश हेतु वे बाबू सत्येंद्रनाथ से मिल चुके थे। सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम के अतिरिक्त समिति के अन्य सदस्यों से भी कहा था कि वे पुलिस के चंगुल में फंसने से स्वयं को हर संभव बचाएं तथा जिस गांव व कस्बे में वे प्रचार कार्य करें उन सबसे पहले वहां पहुंचकर किसी धर्मशाला, सराय व किसी सुरक्षित स्थान में 2-4 दिन वहां के युवाओं को विश्वास में ले और उनके माध्यम से अन्य विश्वास पात्र युवकों तक पहुंचे। यह वह समय था जब देश में अतिथि देवों की परंपरा थी, अतः सभी क्रांतिकारियों को किसी भी स्थिति में व्यय वह हेतु सत्येंद्रनाथ कुछ रुपए दे पाए थे। खुदीराम बोस एक दिन अपने गुरु सत्येंद्रनाथ से आशीष लेकर चल पड़े। वे सिर पर मुरेठा बांधे स्वदेशी मोटिहा धोती व उसी तरह मोटे कपड़े का कुर्ता पहने, हाथ में मजबूत लाठी थमाए, कंधे पर थैले में कुछ कपड़े व चावल का खाद्य लादाए थे। खुदीराम को बाहर की सीमा तक छोड़ने स्वयं बाबू सत्येंद्रनाथ आए थे। उस समय मौसम कुछ ठंडा था, तो अतः खुदीराम ने पिता का वह कीमती दुशाला कंधे पर लटका रखा था जो जो नारजोल के राजा ने उन्हें दूसरे विवाह के मौके पर दिया था। वह दुशाला खुदीराम को प्रिय था। घर से जाते समय वे इसे साथ रखते थे। खुदीराम ने कुछ दिनों पहले ही यह कहकर जूते पहनना छोड़ दिया था कि जब तक ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से देश मुक्त नहीं हो जाता वे जूते नहीं पहनेंगे। चलते समय सत्येंद्रनाथ ने खुदीराम को एक बार फिर समझाते हुए कहा, खुदी, मेरी सलाह है कि तुम अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार कर लो। तुम्हें बीहड़ मार्ग से होते हुए गंतव्य तक जाना है, जंगल में भटकते हुए भी तुम्हें गुजरना पड़ेगा। तुम जूते पहन लो। हमें शरीर को तब तक सुरक्षित रखना जब तक हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते। दादा, यदि महाराणा प्रताप जी ने प्रतिज्ञा भंग कर दी होती तो अकबर से उन्हें क्या खतरा होता, लेकिन उस समय देश का राजा मान सिंह की तरह राणा प्रताप पर भी थूकता। मैं आज आजाद देश में जूते पहनूंगा, तब तक किसी भी कटीले पथरीले मार्ग को नंगे पैर पार करूंगा। यह सुनकर सत्येंद्रनाथ मौन हो गए, लेकिन उन्होंने मन ही मन उस जिद्दी किशोर की भावना को एक बार फिर से प्रणाम किया। अनुकर्म, भावी कार्यक्रम पर विचार। अनुकर्म। बाबू सत्येंद्रनाथ से विदा लेकर खुदीराम बोस सीधे तामलक पहुंचे। वहां उनके कई परिचित मित्र थे, अतः ठहरने की भी परेशानी नहीं रही। पुराने मित्रों ने अपने साथी को विचित्र वेशभूषा में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मित्रों के संग इधर उधर की बातें कर खुदीराम ने जान लिया कि वे सभी देश की आजादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने को तैयार हैं, तो उन्होंने वहां आने का उद्देश्य बता दिया। खुदीराम को यह देख आश्चर्य हुआ कि अपने सीमित साधनों के बूते पर तामलक के 6 युवा क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हैं, लेकिन तब तक उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि मिदनापुर या कलकत्ता में कोई संगठन कार्यरत है। तामलक में खुदीराम 15 दिन रहे। इन दिनों में उन्होंने वहां के युवकों को, जिनकी संख्या 17 थी, चाकू, तलवार और पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उन्हें कुछ क्रांतिकारी साहित्यों की जानकारी दी व उन्हें पढ़ने को प्रेरित किया, विशेषकर उन सभी पुस्तकों व लेखकों को पढ़ने की राय थी जिनका अध्ययन उन्होंने स्वयं किया था। इसी तरह खुदीराम ने तामलक में गुप्त समिति की स्थापना की। 16वें दिन खुदीराम ने कोटाई के लिए प्रस्थान किया। कोटाई में कुछ दिन रहे क्योंकि वह स्थान उनके लिए नया था। सत्येंद्रनाथ ने यहाँ के एक व्यक्ति का उन्हें परिचय दिया था। वे थे मधुसूदन हलदार। वे एक सामान्य नौकर पेशा व्यक्ति थे। उन्हें किसी क्रांतिकारी गतिविधि में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उन्हें आपत्ति भी नहीं थी। उन्हें सत्येंद्रनाथ की गतिविधियों की भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन उन्हें भी सत्येंद्रनाथ ने इस बारे में कभी पूछा और न ही सत्येंद्रनाथ ने उन्हें कभी बताया। मित्रता की सूत्रधार हालदार की बहन थी, जो सत्येंद्रनाथ के एक मित्र के साथ ब्याही थी। उसी दौरान उन दोनों का परिचय भी हुआ था। जब तक मधुसूदन हालदार मिदनापुर आते तो सत्येंद्रनाथ अवश्य मिलते, लेकिन वे प्राय कम ही आते थे, क्योंकि हालदार की बहन की मृत्यु विवाह के 5 वर्ष बाद हो गई थी। सत्येंद्रनाथ हालदार से लंबे समय तक नहीं मिले थे, लेकिन जब खुदीराम को कोटाई भेजने का निर्णय किया तो उन्हें उनकी स्मृति आई। खुदीराम को उन्होंने हालदार के नाम एक पत्र भी दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि खुदीराम का खास मकसद से कोटाई में आना चाहते हैं। असुविधा न हो तो खुदीराम को वे अपने आवास पर रहने दें। हालदार के लिए प्रसन्नता का विषय था। मधुसूदन हालदार का एक छोटा भाई भी था।
उसका नाम रोबीसुदन हालदार था। वह आयु में खुदीराम से 1-2 वर्ष ही बड़ा था। खुदीराम रोबीसुदन के कमरे में ठहरे थे, लेकिन 2 दिन तक उनमें कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन रोबीसुदन बाहर गया हुआ था। खुदीराम कमरे के चारपाई पर अकेले बैठे सोच रहे थे कि कुटाई में कार्य कैसे प्रारंभ किया जाए। तभी उनकी निगाह दीवार पर बनी लकड़ी की उस अलमारी की ओर गई जिसमें पुस्तकें रखी हुई थी। खाली वक्त गुजारने के विचार से खुदीराम ने पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़ते समय उनकी निगाह विवेकानंद व बंकिम बाबू के साहित्य पर पड़ी। अनमट को देखकर उन्हें लगा कि रोबी भी शायद ही उनके विचारों का है। लेकिन बंकिम बाबू की देवी चौधरानी उठाई और चारपाई पर बैठ गई, लेकिन उसे पढ़ा नहीं क्योंकि उस उपन्यास को पहले पढ़ चुके थे। वे चारपाई पर बैठते सोचते रहे कि यदि रोबीसुदन जरा भी उनकी विचारधारा का हुआ तो कोटाई में काम सरल हो जाएगा। उपन्यास अपने पास रखकर वे भावी रूपरेखा बना रहे थे। रोबीसुदन आ पहुंचा। अरे, आप तब से यूं बैठे हैं? रोबी ने आश्चर्य से पूछा। इच्छा नहीं हुई कहीं जाने की, खुदीराम ने कहा। रोबीसुदन की निगाह देवी चौधरानी पर पड़ी तो सहसा पूछा, आप बंकिम चंद्र को कैसे लगते हैं? आपको कैसे लगते हैं बंकिम चंद्र? यही प्रश्न मैं आपसे करना चाहता था, खुदीराम ने कहा। खुदीराम का अति प्रश्न प्रति प्रश्न सुनकर रोबीसुदन हालदार पल भर के लिए मौन रहे, फिर बोले, बहुत खूब। मैं उनकी रचनाओं पर मुग्ध हूँ, खासकर आनंद मठ पर। हम युवकों के लिए तो प्रेरणा स्रोत है। और विवेकानंद व रामकृष्ण परमहंस? खुदीराम ने पूछा। दोनों के मध्य दीर्घ सन्नाटा छा गया। काफी देर की चुप्पी के बाद रोबीसुदन ने धीरे से कहा, आप जासूसी तो नहीं कर रहे? खुदीराम ठहाका मार के हंसने लगे। रोबीसुदन उन्हें आश्चर्य से देखते रहे। काफी देर हंसने के बाद खुदीराम बोले कि खूब पहचाना आपने रोबी बाबू। मैं जासूस तो हूँ, लेकिन मेरी जासूस देशभक्तों के खिलाफ नहीं। मैं ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें नष्ट करने के लिए जासूसी कर रहा हूँ। दीर्घ श्वास छोड़कर मुस्कुराते हुए रोबीसुदन बोले, ओह दादा, आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि आप कहीं सरकार के तो जासूस नहीं, तो साथी इतनी सी है तो साथी इतनी सी है। उंगलियों का सिकोड़कर खुदीराम संकेत करते हुए बोले, इतनी सी बात के लिए यदि जान निकलने लगे तो देश सेवा कैसे कर पाएंगे? भारत माता को हमारी कुर्बानी चाहिए। आपने जिस मार्ग को आपने चुना वह बड़ा कठिन है। सोच समझ कर ही आगे बढ़े, और जब कदम आगे बढ़ा दे तो पीछे न हटे। मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं, इसकी बड़ी उमंगें हैं हृदय में, लेकिन क्या करूं? क्या करूं, कैसे करूं, यह तय नहीं कर पा रहा। रोबीसुदन ने कहा। खुदीराम को महसूस हुआ कि कोटाई भी उनकी यात्रा निरर्थक नहीं रहेगी। वे बोले कि मेरी यात्रा का ध्येय यही है। फिर खुदीराम बोस ने रोबीसुदन हालदार को विस्तार से अपनी यात्रा का ध्येय बतलाया। अगले दिन रोबीसुदन अपने कुछ साथियों से मिलवाने के लिए खुदीराम बोस को कोटाई से बाहर ले आए। यह स्थान कोटाई के 4 मील दूर था। वह एक छोटी सी पहाड़ी थी जो सड़क के एक फलांग की दूरी पर थी। उस पहाड़ी से जंगल की शुरुआत होती थी। जंगल अधिक घना नहीं था, लेकिन आसानी से उसके मध्य तक जाया जा सकता था। जंगल के दक्षिण पश्चिम भाग की ओर गांव थे, और वह 2-2.5 मील लंबा था। युवकों के लिए वह सुरक्षित स्थान था, क्योंकि न तो वहां पुलिस का भय था और न ही खूंखार जंगली जानवरों का शिकार। बालूसरी के जानवरों की चिंता से युवक नहीं थे। रोबीसुदन खुदीराम को लेकर उत्तर दिशा यानी पहाड़ की ओर से जंगल में प्रविष्ट हुए। अन्य साथियों को कुछ चक्कर काटकर जंगल के मध्य में पहुंचना पड़ा। वे सभी वे सभी पहुंच चुके थे। रोबी के अतिरिक्त अन्य 5 युवा भी थे। रोबी ने खुदीराम का सबसे परिचय कराया और